अब देखिए, तो पहला हमने देखा ड्रग्स के बारे में अगर मैं कहूँ आपसे, तो जो पहला क्लास ऑफ ड्रग हमने देखा, वो है एड्रेनर्जिक्स। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स, जिसे हम कहते हैं एंटी एड्रेनर्जिक्स, या कई बार हम इन्हें पैरासिम्पेथोलाइटिक्स भी कहते हैं। एंटी एड्रेनर्जिक्स या पैरासिम्पेथोलाइटिक्स। तो ये ड्रग्स असल में हैं क्या? देखिए, एंटी एड्रेनर्जिक्स ये कुछ भी नहीं है। ये वो ड्रग्स हैं जो या तो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे या बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। बहुत सिंपल है, इफेक्ट को कम करने के लिए। पहले क्लास की बात करते हैं, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। पहले क्लास की बात करते हैं अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। तो देखिए, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर को फर्दर हम कैसे सब क्लासिफाई कर सकते हैं? हम इनको सब क्लासिफाई कर सकते हैं एज नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। तो दो क्लास ऑफ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे, बोथ। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? अल्फा 1 और अल्फा 2 को ब्लॉक करेंगे, दोनों को नहीं, या अल्फा 1 को या अल्फा 2 को। तो सिलेक्टिव हो गए फॉर अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को करेंगे। अब देखिए, नॉन सिलेक्टिव को हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल हैं, यहां पे ड्रग्स हैं जैसे कि फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन। इरिवर्सिबल में एक ड्रग है जिसका नाम है फिनॉक्सीबेंजामिन। तो ये हो गए आपके नॉन सिलेक्टिव वाले ड्रग्स। तो देखिए, जो भी ड्रग्स मैं आपको अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स में बताऊंगा, देखो अल्फा रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करेंगे, तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट आएंगे। देखो, अल्फा रिसेप्टर पे मैं लेके चलूं अगर आपको, तो मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं, आप देखिए यहां पे अल्फा रिसेप्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा अल्फा रिसेप्टर को, तो क्या होगा? वेजो डायलेशन होगा। दूसरा, अल्फा रिसेप्टर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं ब्लॉक कर दूंगा तो क्या होगा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा डायलेट होगा। तो यहां पे मोटा मोटी अगर मैं बताऊं आपको कि जो ड्रग्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो कि अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, तो इनका जो मेन इफेक्ट होगा वो वेजो डायलेशन होगा। और वेजो डायलेशन होने की वजह से कहां यूज होंगे? हाइपरटेंशन में। और दूसरा जो इफेक्ट होगा, दैट वुड बी प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा डायलेशन होगा। और उसकी वजह से हम यूज कहां पे करेंगे? बीपीएच में। बीपीएच का मतलब है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो यहां पे दो जगह पे हम यूज कर सकते हैं, जो कि मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो बेसिक में आपको जो मेजर पिक्चर है वो बता रहा हूं कि अल्फा ब्लॉकर सुनते ही आपके दिमाग में दो बीमारी आना चाहिए, हाइपरटेंशन और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जहां पे प्रोस्टेट बहुत बड़ा आ जाता है, बड़ा हो जाता है, राइट? अब देखिए, यहां पे जो सिलेक्टिव क्लास है अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर का, इसको हम इसके नीचे डिस्कस कर लेते हैं, या फिर यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं क्लासिफिकेशन ऐसे बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप इसको अच्छे से याद रख पाएं। तो अगर आपके कॉपीज में ये रहेंगे, नोट्स में रहेंगे, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, मैं पहले भी बताया आपको, आपको एक A4 साइज का पेपर लेना है, और जो भी क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूं, आपको उसको इस तरीके से लिख करके आपके दीवार पे चिपका देना, ताकि आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर सकें। अदरवाइज आपको जीवन भर में कभी याद नहीं होगा क्लासिफिकेशन, राइट? अब बात करते हैं सिलेक्टिव अल्फा 1 या अल्फा 2 ब्लॉकर की। तो देखिए, जो सिलेक्टिव अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर हैं, इनको अगर हम क्लासिफाई करें, सिलेक्टिव अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर, तो ये जो सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं, ये या तो अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं या तो अल्फा 2 ब्लॉकर्स हैं। जैसे मैंने बताया था, सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स या तो अल्फा 1 ब्लॉकर होंगे या अल्फा 2 ब्लॉकर होंगे। देखिए, जो अल्फा 2 ब्लॉकर है, इसमें एक ही ड्रग है, योहिम्बिन। और क्लिनिकली अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्लिनिकली यूज नहीं होता। मतलब यहां पे एमसीक्यू पॉइंट सिर्फ एक ही है कि अल्फा 2 ब्लॉकर का नाम क्या है। तो आपके नर्सिंग एग्जाम्स में एक ही सवाल आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ अल्फा 2 ब्लॉकर और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा 2 ब्लॉकर? योहिम्बिन। हालांकि योहिम्बिन बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में यूज होता है, राइट? जो सप्लीमेंट्स यूज होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले सप्ली, वहां यूज होता है, बट ड्रग के तौर पर यूज नहीं होता। जो अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं, तो देखिए, अल्फा 1 ब्लॉकर्स में यहां पे ड्रग्स हैं, दो इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन और सिलोडोसिन। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं।
राइट। तो इनको याद रखने का तरीका क्या, जो सिन वाले ड्रग्स हैं, सिन, ये जो सिन वाले ड्रग्स हैं ये अल्फा 1 ब्लॉकर है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कहाँ यूज होंगे, हाइपर टेंशन में। तो हालांकि यहाँ पे दो बीमारी बताया था मैंने, हाइपरटेंशन और बीपीएच, राइट। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये कहाँ यूज होते हैं, दिस आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन विद बीपीएच। मतलब कोई बुजुर्ग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है और उनको पेशाब जाने में भी दिक्कत होता है, दैट इज उनको बीपीएच है। और ये जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ बीपीएच में यूज होते हैं, दिस आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बीपीएच और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। इन बीमारियों में क्यों यूज होते हैं ये ड्रग्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक और चीज आपने यहां पे याद रखना है जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राजोसिन इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्कॉर्पियन बाइट। प्राजोसिन इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्कॉर्पियन बाइट। तो स्कॉर्पियन बाइट में प्राजोसिन यूज हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, ये प्रोस्पेक्टिव एमसीक्यू पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन। यूजेस पे सवाल आएगा और यूजेस मैंने आपको बताया यहाँ पे, और ये यूजेस मैं बाद में अभी थोड़ी देर के बाद यूजेस भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है आपके अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन, जो आप एक पेज में लिख कर रखिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सेकंड क्लास ऑफ ड्रग की बात करते हैं, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो दोस्तों अगर मैं बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करूं तो यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो इसके ऊपर है कि ये ड्रग कैसे डेवलप हुए, राइट। तो यहां पे जो ड्रग्स हैं कैसे डेवलप हुए, एक है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, एक है थर्ड जनरेशन जो फर्स्ट के बाद डेवलप हुए, और एक है थर्ड जनरेशन ड्रग्स। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। हालांकि फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग्स हैं इन्हें हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं। नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये बीटा 1 और बीटा 2, देखो हार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं दो हैं, बीटा 1 बीटा 2, ये दोनों को ब्लॉक करते हैं। सेकेंड जनरेशन को हम कार्डियो सिलेक्टिव भी कहते हैं, बिकॉज ये सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं, बीटा 2 को इतना ज्यादा ब्लॉक नहीं करते। थर्ड जनरेशन, इनमें क्या है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वेजो डायलेशन करते हैं, और वेजो डायलेटेशन करने के अलावा, वेजो डायलेटेशन करने के अलावा ये कार्डियो सिलेक्टिव भी हो सकते हैं और नॉन सिलेक्टिव भी हो सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन में कार्डियो सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव दोनों ड्रग्स हैं, पर इनके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं है वो क्या है, वेजो डायलेटेशन। तो दोस्तों देखते हैं कौन से ड्रग्स हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट जनरेशन में कुछ ड्रग्स बताऊंगा मैं आपको, प्रोप्रानोलॉल, पेंडोलॉल, पेनब्यूटोलॉल, टीमोलॉल, ऑक्सप्रेनोलॉल। तो वैसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, पर ये कुछ ड्रग्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, जो कौन से ड्रग्स हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स हैं। सेकेंड जनरेशन जो कार्डियो सिलेक्टिव है, यहां पे हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे मीटोप्रोलॉल, बिटैक्सोलॉल, एसिब्यूटोलॉल, एटेनोलॉल। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये एक और ड्रग है यहाँ पे एस्मोलॉल। तो ये जो ड्रग्स हैं ये सेकंड जनरेशन या कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। यहाँ पे एक और ड्रग बताता हूं मैं आपको, नेडोलॉल। तो अच्छा, इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको, नेडोलॉल, तो ये जो ड्रग्स हैं ये एक और ड्रग है यहाँ पे एस्मोलॉल। तो ये जो ड्रग्स हैं ये सेकंड जनरेशन या कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। यहाँ पे एक और ड्रग बताता हूं मैं आपको, नेडोलॉल। तो अच्छा, इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको, नेडोलॉल बीटा ब्लॉकर्स में लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट बनता है यहाँ पे आपको, जो एक छोटा सा एमसीक्यू पॉइंट आपको याद रखना है, एस्मोलॉल बीटा ब्लॉकर्स में शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर बनता है हमारा यहाँ पे। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। तो दो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस बताए मैंने आपको यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन सा है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सा है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन, जो कि वेजो डायलिटेशन भी करते हैं प्लस बीटा ब्लॉकर भी हैं। कार्डियो सिलेक्टिव वाले ड्रग्स कौन से हैं यहाँ पे देखिए, थर्ड जनरेशन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, यहाँ पे ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि बिसोप्रोलॉल, सेलिप्रोलॉल एंड नेबिवोलॉल। नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे लाबिटालॉल और कार्बिडिलॉल। तो वैसे तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, पर मैं कुछ गिने चुने ड्रग्स आपको बता रहा हूं जो कि ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे
ये सारे ड्रग्स अगर मैं याद नहीं रख सकता तो एटलीस्ट मैं इतना याद रखूंगा कौन से नॉन सेलेक्टिव हैं और कौन से वेजोडाइलेटर हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं याद रखूंगा कि सबसे कार्डियो सिलेक्टिव, मोस्ट कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सा है। जो सबसे कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है वो है नेबिवोलोल। मोस्ट कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज नेबिवोलोल। एक और एमसीक्यू पॉइंट है, कौन से कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कौन से हैं, ये वाले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है कौन सा कार्डियो सिलेक्टिव है या नहीं है, तो आपको ये ड्रग्स याद रखने हैं। तो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो कि सेकंड और थर्ड जनरेशन दोनों में से हैं, इनको याद रखने का एक टेक्निक या तरीका कह लीजिए जो बताऊंगा मैं आपको। इनको याद करने का तरीका यह है कि आप एक निमोनिक यूज कर सकते हैं, माई बीटा वंस, माई बीटा वंस। सो मेटोप्रोलोल, बिटॉक्सोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, एटेनोलोल, नेबिवोलोल एंड सेलिप्रोलोल। तो ये जो ड्रग्स हैं ये आपके कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन इनमें से आएंगे कौन सा कार्डियो सिलेक्टिव है या नहीं है। अगर मैं इतना याद रखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर का ये एक क्लासिफिकेशन है। एक और क्लासिफिकेशन आएंगे, है दैट इज है या नहीं है। अगर मैं इतना याद रखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर का ये एक क्लासिफिकेशन है। एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज बीटा ब्लॉकर्स विद स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं जिनके अलग से कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इनमें भी तीन क्लास हम डिस्कस करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स जो कि पार्शियल एगोनिस्ट हैं, या हम कहते हैं इनके पास इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक है। तो बीटा ब्लॉकर हैं और ब्लॉक के साथ साथ स्टिमुलेट भी करते हैं, तो ये क्लास ऑफ ड्रग है। दूसरा क्लास है बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी कहते हैं, तो ये लोकल एनेस्थेसिया भी कर सकते हैं। तीसरा बीटा ब्लॉकर्स जो कि इफेक्ट, बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी कहते हैं, तो ये लोकल एनेस्थेसिया भी कर सकते हैं। तीसरा बीटा ब्लॉकर्स जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज वाले बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो देखिए पहले जो दो क्लास हैं इनको याद करने के लिए एक निमोनिक बताऊंगा मैं आपको, क्लैप, क्लैप कैन ब्लो लैम्प। सो क्लैप कैन ब्लो लैम्प, इससे आप याद रख सकते हैं ये ड्रग्स। यहां पर ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे सेलिप्रोलोल, लाबिटोलोल, एसिब्यूटोलोल, प्रोप्रेनोलोल। यहां पर ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि कार्बेडिलोल, बिटाक्सोलोल, लाबिटालोल, एसिब्यूटोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल। अच्छा यहाँ पे प्रोप्रेनोलोल बता दिया मैंने आपको, सॉरी प्रोप्रेनोलोल नहीं है, यहाँ पे होगा पिंडोलोल एंड पेनब्यूटोलोल। प्रोप्रेनोलोल होगा इस तरफ, प्रोप्रेनोलोल और पिंडोलोल भी होगा यहाँ पे। तो ये जो ड्रग्स हैं ये आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं और जिनके पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी है। अब बात करते हैं जो लास्ट में क्लास है वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स। इनको आप याद रख सकते हैं वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स को एज बनानास चिप्स। तो यहाँ पे ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे बिटाक्सोलोल, बिसोप्रोलोल, एटेनोलोल,
नेडोलॉल, नेबिवोलॉल, एसीब्यूटोलॉल, सोटालॉल एंड सेलिप्रोलॉल। तो ये जो ड्रग्स हैं वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स। तो इन ड्रग्स के साथ एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज। देखो कोई भी ड्रग अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो उसका एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन किडनी से होगा। सो दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। तो किसी भी रीनल फेलियर वाले ड्रग में ये ड्रग्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, रीनल फेलियर में कौन सा बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जाता, इनमें से कोई भी होगा आपका आंसर होगा, राइट। ये जो ड्रग्स हैं पार्शियल एगोनिस्ट और सिम्पैथोमाइमेटिक्स, इनका कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि ये ड्रग है, ये क्या करेंगे, लेस ब्रेडिकार्डिया करेंगे। तो इन ड्रग्स के साथ ब्रेडिकार्डिया कम होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। बाकी लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट आपको पता ही है, इनको देने से लोकल एनेस्थेसिया वाला इफेक्ट आ सकता है टॉपिकली देने से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बीटा ब्लॉकर विद स्पेशल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट्स क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे ज्यादातर नाम पे सवाल आता है। नाम पे सवाल आता है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन कि कौन सा बीटा ब्लॉकर पार्शियल एगोनिस्ट है, इनमें से कोई आपका आंसर होगा। कौन सा बीटा ब्लॉकर लोकल एनेस्थेटिक है, ये आंसर होगा। कौन सा बीटा ब्लॉकर वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, इनसे आपको आंसर मिल सकता है। तो देखिए बीटा ब्लॉकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर मैं थोड़ा सा इसके यूज के बारे में आपको बताऊं यहाँ पे, तो देखिए बीटा ब्लॉकर कहाँ यूज हो सकता है। तो मेन जो इसका यूज होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होगा। और अगर मैं ब्लड वेसल की बात करूं, तो ब्लड वेसल के हिसाब से ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। पहले बताया था मैंने आपको, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे ब्लड प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट यूज है इनका, वो क्या बन के आता है हमारे लिए, हाइपरटेंशन। सो बीटा ब्लॉकर कहाँ यूज होंगे, हाइपर टेंशन में यूज होंगे। और इनको ज्यादातर कौन से पेशेंट्स में यूज किया जाता है, यंग पेशेंट में। क्यों, वो मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिस्कस करूंगा जब हम हाइपरटेंशन की बात करेंगे। तो एक हो गया ब्लड वेसल। सीवीएस में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दूसरा जो ऑर्गन है वो हो गया हार्ट, ब्लड वेसल के अलावा। तो हार्ट में हम कहाँ यूज करेंगे इनको, देखिए हार्ट में बीटा ब्लॉकर को यूज करने के पीछे जो हमारा रीजन है, एक हम इसको यूज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स को एरिथमिया में, जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगा उसको कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज हार्ट में बीटा ब्लॉकर के अगर मैं इफेक्ट की बात करूं तो ये क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे, कार्डियक आउटपुट को कम करेंगे और कंडक्शन को कम करेंगे। तो इस वजह से हम इनको एरिथमिया में यूज कर सकते हैं। इनको हम यूज कर सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज कर सकते हैं। इनको हम यूज कर सकते हैं क्रॉनिक सीएचएफ में। तो यहां पे हमारा यूज करने का मतलब है मोर्टालिटी को कम करना, डेथ को कम करना। एरिथमिया में ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, इन्हें हम HOCM में यूज करते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। क्या है आप लोग पढ़ेंगे मेडिसिन में। और इनको हम यूज करते हैं एओटिक डिसेक्शन में। हाइपरट्रॉफिक मोर्टालिटी को कम करना, डेथ को कम करना, एरिथमिया में ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, इन्हें हम HOCM में यूज करते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। क्या है आप लोग पढ़ेंगे मेडिसिन में। और इनको हम यूज करते हैं एओटिक डिसेक्शन में। तो ये जो दो बीमारी है HOCM और एओटिक डिसेक्शन में, यहाँ पे इनफैक्ट बीटा ब्लॉकर क्या है, DOC है, ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि DOC ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स होता है। और हमेशा अपने कॉपी के पीछे ड्रग ऑफ चॉइस को लिखा कीजिए, राइट, अलग अलग जब भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस है दोस्तों हार्ट की तरफ से। तो इसके अलावा बहुत सारे दूसरे यूजेस हैं बीटा ब्लॉकर्स के, मिसलेनियस यूजेस। तो मिसलेनियस यूजेस कहाँ हैं, बीटा ब्लॉकर्स एसेंशियल ट्रेमर में यूज होते हैं और माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में यूज होते हैं। इनफैक्ट माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में, एसेंशियल ट्रेमर में बीटा ब्लॉकर्स ड्रग ऑफ चॉइस है। और जो प्रीफर्ड ड्रग है प्रोप्रानोलॉल है। प्रीफर्ड ड्रग इज प्रोप्रानोलॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है गाइस। ट्रेमर में माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इस पर प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है, राइट। और कहाँ यूज करते हैं, ग्लाउकोमा में यूज कर सकते हैं आप बीटा ब्लॉकर्स को। और कहाँ यूज कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स कैन आल्सो बी यूज इन हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ट्रेमर होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। पैल्पिटेशन होता है, हार्ट जोर जोर से भागता है दिल, उसको कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये यूजेस है बीटा ब्लॉकर के।
देखिए बीटा ब्लॉकर का थोड़ा सा साइड इफेक्ट में बता दूंगा आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट क्या करेंगे बीटा ब्लॉकर जब भी आप देंगे, हार्ट रेट को कम होगा। हार्ट रेट का कम होना क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। दूसरा क्या हो सकता है? कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है। कंडक्शन ब्लॉक, बीटा ब्लॉकर है, कंडक्शन को ब्लॉक करेंगे। तीसरा, ब्रेन की तरफ से क्या होता है? बीटा ब्लॉकर ब्रेन में क्या करते हैं, साइड इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ये इंसोम्निया करेंगे, डिप्रेशन कर सकते हैं, तो ये डिप्रेसिव साइड इफेक्ट आ सकता है ब्रेन की तरफ से। बीटा ब्लॉकर और क्या कर सकते हैं? ये हाइपर ग्लाइसेमिया कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर से और क्या हो सकता है? फैटीग हो सकता है, कमजोरी आ सकता है बीटा ब्लॉकर से। बीटा ब्लॉकर से कमजोरी आ सकता है, बिकॉज आपको पता है बीटा 2 रिसेप्टर क्या करते हैं? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से फैटिक। तो ये साइड इफेक्ट आपको बीटा ब्लॉकर्स के साथ देखने को मिलेगा, और इनके नर्सिंग इंप्लीकेशंस क्या है वो थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, जब हम यूजर्स की बात करेंगे। फिलहाल बताता हूं आपको टॉक्सिसिटी, जो लास्ट एस्पेक्ट है यहाँ पे। अगर बीटा ब्लॉकर का टॉक्सिसिटी होता है तो उस केस में ट्रीट कैसे करेंगे? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बीटा ब्लॉकर के टॉक्सिसिटी का? जो ड्रग ऑफ चॉइस है ग्लूकागॉन है। सो नर्सिंग इंप्लीकेशन यहाँ पे एक बताऊंगा मैं आपको, कि जब भी पेशेंट बीटा ब्लॉकर पे होगा आपके वार्ड में और टॉक्सिसिटी के चांसेस होंगे, सो एज अ नर्स यू हैव टू कीप ग्लूकागॉन नियर बाय, कि जरूरत पड़े तो अचानक से उस पर यूज कर पाए। ये हालांकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी, किसका टॉक्सिसिटी? बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ग्लूकागॉन है। तो गैस यहाँ पे हमने देखा ड्रग्स अलग अलग क्लास, पहले मैंने आपको बताया एड्रेनर्जिक ड्रग्स, फिर मैंने बताया आपको एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पे हमने ड्रग्स देखे। अगले सेक्शन में मैं इन सब चीजों को कंबाइन करूंगा और हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज में कौन से ड्रग्स, एड्रेनर्जिक्स या एंटी एड्रेनर्जिक्स, कहाँ यूज होते हैं। ऑलराइट गैस, तो अब तक हमने देखा है कौन कौन से ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है हमारे पास, रिसेप्टर्स क्या इफेक्ट बनाते हैं। अब हम दोनों को मिलाएंगे और दोनों को मिला करके हम देखेंगे कि इनके यूजेस क्या होंगे, इन ड्रग्स के यूजेस क्या होंगे और अब तक मैंने आपको बताया है कि आपके नर्सिंग एग्जाम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिन पे आपको सवाल आते हैं, वो यूजेस पे आते हैं। तो यहां पर भी यूजेस हम कैसे देखेंगे? आपके अलग अलग ऑर्गन्स या टिश्यूज में ये ड्रग्स क्या करेंगे वो देखेंगे हम। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ब्रेन, आई, इस तरह से धीरे धीरे देखेंगे, और हम देखेंगे कि एड्रेनर्जिक्स ड्रग्स या सिम्पैथोमाइमेटिक्स कहाँ यूज हो सकते हैं, और फिर एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स या सिम्पैथोलाइटिक्स कहाँ पे यूज हो सकते हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं, पहला ऑर्गन देखेंगे ब्रेन। सो देखिए ब्रेन में इफेक्ट क्या होगा एड्रेनर्जिक्स का? इनका जो इफेक्ट होगा वो स्टिमुलेशन होगा, एंटी एड्रेनर्जिक्स का जो इफेक्ट होगा इनिबिशन होगा। सो ब्रेन में जो स्टिमुलेशन करने वाले जो ड्रग्स हैं, दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं यहाँ पे, और वो ड्रग्स हैं एम्फेटामाइन और मिथाइल फेनिडेट। तो ये जो दो ड्रग्स मैंने बताया आपको, हम इन्हें सीएनएस या ब्रेन स्टिमुलेंट्स भी कहते हैं। तो इनको ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए मदद लिया जाएगा। और ये जो दो ड्रग्स हैं इनका यूज क्या है? देखो ये एक डिजीज में यूज होता है जिसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये बच्चों में दिखता है। और जैसे कि इसका नाम कह रहा है अटेंशन डेफिसिट, मतलब बच्चों में जब अटेंशन कम दिया जाता है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, राइट। सो इधर उधर पेपर फेंकेंगे और टैंट्रम्स करेंगे। तो आप साइकेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। और ADHD में आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं, पर ADHD का अगर मैं आपसे कहूं सिंगल बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपका आंसर होगा मिथाइल फेनिडेट। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका, तो मैंने आपसे कहा है हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब ये जो दो ड्रग्स हैं ये ADHD में यूज हो सकते हैं, प्लस ये एक और बीमारी में यूज हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में होता क्या है? देयर इज एक्सेसिव स्लीपीनेस, मतलब पेशेंट को बहुत नींद आती है, वो खड़े खड़े सो जाएगा, बैठे बैठे सो जाएगा। तो जो एक्सेसिव स्लीपीनेस है इसमें क्या करना है, अपने को ब्रेन को स्टिमुलेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अब इन ड्रग्स का रिलेटेड नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या है? देखो ये जो दो ड्रग्स मैंने बताया आपको, एम्फेटामाइन और मिथाइल फेनिडेट, इनको दिस ड्रग्स दे कैन बी अब्यूज्ड। अब्यूज मतलब जब ड्रग्स लेते हैं मजा लेने के लिए, जैसे कोकेन होता है, हीरोइन होता है, तो इनको भी मजा लेने के लिए अब्यूज किया जाता है। सो इससे नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या होता है? इससे ये होता है कि यू हैव टू आस्क द फैमिली। तो फैमिली मतलब वो बच्चे के फैमिली, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ADHD की। तो बच्चे के फैमिली में, फैमिली जो ADHD जिस बच्चे को है
ADHD जिस बच्चे को है उसके फैमिली से एक सवाल आप पूछेंगे, यू आस्क अबाउट फैमिली हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज। मतलब उस परिवार से आप क्या पूछेंगे, बच्चे के परिवार से, कि क्या आपके परिवार में कोई ड्रग अब्यूज करता था, कोई भी ड्रग। तो उस केस में अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज पॉजिटिव पाया जाता है तो ये जो ड्रग्स हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है इन ड्रग अब्यूज की तो वहां दिक्कत क्या हो सकता है, वो जो बच्चा जिसमें आपने मेथाइल फेनिडेट या एम्फेटामाइन शुरू किया है वो अपने एडल्टहुड में जब बड़ा होगा हो सकता है इन्हीं ड्रग्स को अब्यूज करना शुरू कर दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए एज अ नर्स, और ये परिवार से आप पूछेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों क्या बात किया मैंने कि यहाँ पे एंटी एड्रेनर्जिक इफेक्ट जो है ब्रेन में क्या होगा, इनिबिशन होगा, और इनिबिशन करने की वजह से एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स जिनका इनिबिशन इफेक्ट होगा, और इनका साइड इफेक्ट क्या आएगा, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इफेक्ट बीटा ब्लॉकर्स दे कैन कॉज साइड इफेक्ट लाइक डिप्रेशन, insomnia and nightmares। डिप्रेशन, इंसोम्निया, नाइटमेयर्स। तो डिप्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी, नाइटमेयर्स मतलब बुरे सपने आएंगे रात को। तो ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंप्लीकेशन है यहाँ पे कि यहाँ पर जब भी आपके वार्ड में बीटा ब्लॉकर किसी पेशेंट को शुरू किया जाएगा एज अ नर्स, आप क्या पूछेंगे, आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। तो जिस पेशेंट में शुरू किया जाएगा आप पूछेंगे क्या उस पेशेंट को पहले कभी डिप्रेशन हुआ था, क्योंकि जब भी बीटा ब्लॉकर शुरू किया जाएगा हो सकता है उस पेशेंट को डिप्रेशन आए, हो सकता है आपके पंखे से लटक जाए वो। तो एज ए नर्स ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस पेशेंट को ज़्यादा ध्यान देंगे अगर उसको पहले से डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है। तो दोस्तों ये बात हुआ ब्रेन का। अब ब्रेन के बाद नीचे आते हैं, ब्रेन के बाद नीचे आते हैं आई में, और आई में बात करेंगे प्यूपिल की। तो प्यूपिल में ये ड्रग्स क्या कर सकते हैं, देखो प्यूपिल में जो सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं, यहाँ पे सिंपैथोमाइमेटिक्स मतलब जो अल्फा 1 के स्टिमुलेटर्स हैं, ये क्या करेंगे, पीपल को डायलेट करेंगे। सो पीपल को डायलेट करेंगे तो जो इफेक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेड्रियासिस। और इधर अल्फा 1 ब्लॉकर पीपल को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो इफेक्ट आएगा इसे हम कहेंगे मायोसिस। तो ये दो इफेक्ट अपने को देखने को मिल सकता है जिसमें अल्फा 1 एगोनिस्ट और अल्फा 1 ब्लॉकर का हाथ है। अब देखिए मिड्रियासिस अगर होगा मतलब प्यूपिल बड़ा होगा, प्यूपिल अगर बड़ा होगा तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जरा सोचो, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर प्यूपिल बड़ा होगा तो हम आंख के अंदर, और तो एज ए नर्स ये आपकी जिम्मेदारी। ब्रेन के बाद नीचे आते हैं आई में, और आई में बात करेंगे प्यूपिल की। तो प्यूपिल में ये ड्रग्स क्या कर सकते हैं, देखो प्यूपिल में जो सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं, यहाँ पे सिंपैथोमाइमेटिक्स मतलब जो अल्फा 1 के स्टिमुलेटर्स हैं, ये क्या करेंगे, प्यूपिल को डायलेट करेंगे। सो प्यूपिल को डायलेट करेंगे तो जो इफेक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेड्रियासिस। और इधर अल्फा 1 ब्लॉकर पीपल को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो इफेक्ट आएगा इसे हम कहेंगे मायोसिस। तो ये दो इफेक्ट अपने को देखने को मिल सकता है जिसमें अल्फा 1 एगोनिस्ट और अल्फा 1 ब्लॉकर का हाथ है। अब देखिए मिड्रियासिस अगर होगा मतलब प्यूपिल बड़ा होगा, प्यूपिल अगर बड़ा होगा तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जरा सोचो, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर प्यूपिल बड़ा होगा तो हम आंख के अंदर झांकते हैं ताकि क्या कर पाए, ताकि हम ऑक्यूलर फंडस एग्जामिनेशन कर पाए, ताकि हम ऑकुलर फंडस एग्जामिनेशन, फंडस को देख सके। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आंख में झांकने के लिए हमें खिड़की को खोलना पड़ेगा, उसके लिए हम मिड्रियाटिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ड्रग्स जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, दो ड्रग्स जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, एक का नाम है फिनाइलेफ्रीन और जो दूसरा ड्रग है उसका नाम है एफेड्रीन। तो ये जो दो ड्रग्स हैं आप इनको ऑकुलर फंडस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। दूसरा तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो मायोसिस की वजह से ड्रग्स करेंगे, पर इस मायोटिक इफेक्ट की वजह से हम यूज नहीं करते इनको। मायोसिस के लिए हम दूसरे ड्रग्स यूज करते हैं जो कि कॉलिनर्जिक्स हैं, पाइलोकार्पिन, फाइजोस्टिगमिन, जो बता चुका हूं मैं आपको। पर यहाँ पे अल्फा 1 ब्लॉक की वजह से आपको एक साइड इफेक्ट मिलेगा आयरिस में, और उसे हम कहते हैं फ्लॉपी आयरिस। फ्लॉपी का मतलब क्या होता है कि जो आपका आयरिस है वो फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड मतलब वो उसका टोन चला जाएगा। तो आयरिस अगर पहले खड़ा था तो अब झुक जाएगा इस तरीके से, और झुक कर आपके कॉर्निया के ऊपर आ जाएगा। तो इमेजिन करो ये आयरिस फ्लैसिड हो चुका है, कॉर्निया के ऊपर झुका हुआ है। दिक्कत क्या होगी, अगर हम सर्जरी करेंगे और कॉर्निया को काटेंगे तो आप पीपल को भी काट देंगे। तो यहाँ पे फ्लॉपी आयरिस में नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या आता है, नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या आता है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, इन पेशेंट्स में आप इनसे पूछेंगे आस्क अबाउट यूज ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स बिफोर ऑक्यूलर सर्जरी। सो पेशेंट, अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है एज ए नर्स,
तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब भी ऑकुलर सर्जरी के लिए पेशेंट जाएगा तो उस समय वो अल्फा ब्लॉकर पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको दिक्कत हो सकती है, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे प्यूपिल में। अब देखिए, एक हमने बात करी प्यूपिल की, वो अल्फा ब्लॉकर पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको दिक्कत हो सकती है, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे प्यूपिल में। अब देखिए, एक हमने बात करी प्यूपिल की, आई में केवल प्यूपिल ही नहीं है, आई में हमारे पास एक्वस प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट करते हैं ये, एक्वस प्रोडक्शन। तो एक्वस प्रोडक्शन में कौन से ड्रग्स हैं जो अफेक्ट पहुंचाते हैं यहाँ पे? एक क्लास ऑफ ड्रग है जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स में, दूसरी तरफ जो ड्रग्स हैं वो है बीटा ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझना है, अल्फा 2 ब्लॉकर्स भले हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स, पर ये नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करेंगे। इसका मतलब इनका जो इफेक्ट है कुल मिलाकर कैसा होगा? सिंपैथोलाइटिक्स के जैसा होगा। तो है ये सिंपैथोमाइमेटिक्स, पर इफेक्ट कैसा आता है? सिंपैथोलाइटिक्स के जैसा, क्योंकि भले ही वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर को स्टिमुलेट क्यों ना कर रहे हो, पर अंत में वो नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं, दोनों में एक जैसा इफेक्ट आता है, एंड दैट इज अ डिक्रीज्ड एक्वस प्रोडक्शन। सो ये दोनों के दोनों ड्रग्स एक्वस प्रोडक्शन को कम करेंगे आपकी आंखों में, और इस वजह से कहाँ यूज करते हैं हम इनको? इनको हम यूज करते हैं ओपन एंगल ग्लाउकोमा में। सो ये जो दोनों ड्रग्स हैं, दोनों को हम ओपन एंगल ग्लाउकोमा में यूज करते हैं दोस्तों। और इनको जब ओपन एंगल ग्लाउकोमा में यूज करेंगे तो ड्रग्स कौन सा है वो पता होना चाहिए आपको। अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रग्स हैं जैसे कि एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन। बीटा ब्लॉकर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि टीमोलॉल, बीटाक्सोलॉल, और इनको देते कैसे हैं? आई ड्रॉप के तौर पे, टॉपिकल यूज है। तो आई ड्रॉप के तौर पे आप देते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को कम करने के लिए इन ड्रग्स को। तो देखो सिंपल सा सवाल है, आपको एग्जाम में सवाल क्या पूछेंगे? वो आपको सवाल पूछेंगे भाई अल्फा 2 एगोनिस्ट का नाम बताइए, अल्फा 2 एगोनिस्ट का नाम बताइए जो ग्लाउकोमा में यूज होता है, या फिर आपको पूछेंगे बीटा ब्लॉकर्स का नाम बताइए जो ग्लाउकोमा में यूज होता है। तो ये प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।